Good morning, guys. Today we are going to discuss about PT Aspirant 2025, जो हमारे IAS एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेट अस डिस्कस। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, जिसके ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। कृषि अर्थव्यवस्था, MSP सब्सिडी, कृषि विपणन, सरकारी पहल और तकनीकी हस्तक्षेप, फसल पैटर्न और सिंचाई, संबंध क्षेत्र। फसल बीमा योजनाओं का विस्तार चर्चा में क्यों है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय किसानों को समर्थन देने के लिए प्रमुख उपायों को मंजूरी दी है, जिसमें डाई अमोनियम सल्फेट यानी कि DAP उर्वरकों के लिए विशेष सब्सिडी का विस्तार एवं वर्ष 2025-26 फसल बीमा योजनाओं को जारी रखना शामिल है। भारतीय किसानों को सहायता देने के लिए हाल ही में कौन से प्रमुख उपाय किए गए हैं? फसल बीमा योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठन मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। डाई अमोनियम फास्फेट 1 जनवरी 2025 से अगले आदेश तक पोषक तत्व आधारित सब्सिडी से पर DAP का एक मुश्त विशेष पैकेज बढ़ाने को मंजूरी दी है। यह वैश्विक बाजार में अस्थिरता के बावजूद खरीफ एवं रबी फसलों में किसानों के लिए एक सस्ती दर पर DAP उर्वरक सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष पारदर्शिता बढ़ाने तथा किए गए क्लेम की गणना एवं निपटान के लिए यस्टीच यानी विंडोज नामक योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी पहलों के वित्त पोषण हेतु 824.77 करोड़ रुपए की राशि के साथ FIAT के निर्माण को मंजूरी दी गई है। प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली यस्टीच के तहत प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमानों को महत्व देते हुए उपज आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करने इसमें शामिल किया गया है। मौसम सूचना एवं नेटवर्क डाटा प्रणाली विंड्स का लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र और पंचायत स्तर पर वर्षा मापी स्थापित करना है, जिससे अति स्थानीय मौसम आंकड़ों के लिए नेटवर्क का घनत्व 5 गुना बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिचय। यह एक फसल बीमा योजना है जो किसानों को वर्षा, तापमान, पाला, आर्द्रता आदि अप्रत्याशित फसल विफलताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाती है। उद्देश्य: यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो बुवाई से पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक की अवधि तक व्यापक फसल बीमा योजना प्रदान करती है। यानी कि अगर हमारी कोई फसल नष्ट हो जाती है या कोई अन्य समस्या के कारण बेकार हो जाती है, उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY जारी की है। कवरेज: इसमें खाद्य फसलें, अनाज, बाजरा और दालें, तिलहन और वार्षिक वाणिज्य फसलें शामिल हैं।
अधुसूचित क्षेत्र, अधुसूचित फसलें, बटाईदारों और काश्तकारों समेत किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। प्रीमियम इस योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम भुगतान करते हैं। इसका नोट पॉइंट है, पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारणों किसानों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने के लिए वास्तविक फसल नुकसान के आकलन पर निर्भर करता है। इसके विपरीत RWBCIS किसानों को वर्षा, तापमान, आर्द्रता और पवन की गति जैसे पूर्व निर्धारित जलवायु मापदंडों के विचलन के आधार पर मुआवजा देता है। एमएसपी और उसकी वैधानिकता चर्चा में क्यों है? हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने अगले विपणन सीजन वर्ष 2025-26 के लिए 6 रबी फसल गेहूं, जौ, चना, मसूर, रैपसीड, सरसों और कुसुम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। एमएसपी में वृद्धि से एमएसपी को वैधानिक बनाने की किसानों की मांग के साथ कृषि पारिस्थितिक तंत्र पर इसके प्रभावों को लेकर विमर्श को बढ़ावा मिला है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करती है। यह एक एकीकृत आर्थिक नीति ढांचा विकसित करने के लिए आर्थिक रुझानों की निरंतर समीक्षा करती है तथा विदेशी निवेश सहित आर्थिक क्षेत्र में नीतियों एवं गतिविधियों जिसके लिए उच्च स्तरीय निर्णय लेने की आवश्यकता होती है की देखरेख करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? एमएसपी की शुरुआत 1965 में हुई। कृषि मूल्य आयोग, जिसके बाद CACP नाम दिया गया, की स्थापना के साथ ही की गई थी। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना और किसानों के बावजूद मूल्य में गिरावटों से बचने के लिए बाजार हस्तक्षेप का एक रूप था। एमएसपी की गणना कृषि लागत मूल्य यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस प्रत्येक फसल के लिए राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर 3 प्रकार की उत्पादन लागत की गणना करते हैं। A2 इसके किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर नगद एवं वस्तु के रूप में सीधे तौर पर किए गए सभी भुगतान लागत शामिल हैं। A2+FL, इसमें A2 के साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम यानी फैमिली लेबर का अनुमानित मूल्य शामिल है। C2 यह एक व्यापक लागत है जिसमें कि A2+FL लागत के साथ स्वामित्व वाली भूमि का अनुमानित किराया मूल्य, स्थायी पूंजी पर ब्याज, पट्टे पर दी गई कोई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया शामिल है। सरकार का कहना है कि एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत यानी COP के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय किया गया था, लेकिन इसकी लागत की A2+FL लागत के 1.5 गुना के रूप में गणना की जाती है। एमएसपी की उसकी वैधानिकता चर्चा में क्यों है? हाल ही में आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल समिति ने अगले विपणन सीजन वर्ष 2025-26 के लिए 6 रबी फसलों गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों एवं कुसुम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। ये इंपॉर्टेंट है कि किन फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। 6 रबी फसलों के समर्थन में जैसे गेहूं है, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों और कुसुम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। एमएसपी में वृद्धि, एमएसपी को वैधानिक बनाने की किसानों की मांग के साथ
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के लिए प्राथमिकता निर्धारित करती है। यह एकीकृत आर्थिक नीति ढांचा विकसित करने के लिए आर्थिक रुझानों की निरंतर समीक्षा करती है तथा विदेशी निवेश सहित आर्थिक क्षेत्र में नीतियां एवं गतिविधियां जिसके लिए उच्च स्तरीय निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? एमएसपी की शुरुआत 1965 में वर्ष मूल्य आयोग एपीसी के द्वारा नाम की स्थापना के साथ की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और किसानों को बाजार मूल्य में गिरावट से बचाने के लिए बाजार हस्तक्षेप का एक रूप था। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह दर जिस पर की सरकार किसानों को फसल खरीदती है और किसानों द्वारा वहां किए गए उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना की गणना के आधार पर। यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि वह दर जिस पर की सरकार किसानों से फसल खरीदती है और किसानों द्वारा वहां किए गए उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना की आधार पर। सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिशिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी की सिफारिश की जाती है। 22 अधिष्ट फसलें, 14 खरीफ, 6 रबी और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाता है। अधिष्ट फसलें जिसमें कि 14 खरीफ की फसल आती है, 6 रबी की फसल आती है और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें आती है। 7 अनाज, धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। 5 दालें, चना, अरहर, तूर, मूंग, उड़द और मसूर। 7 तिलहन, मूंगफली, सफेद सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, रामतिल। कच्चा कपास, कच्चा जूट, नारियल घी। एमएसपी वह मूल्य है जिस पर सरकार को किसानों से अधिष्ट फसलों की खरीद करनी होती है यदि बाजार मूल्य इससे कम हो जाता है। एमएसपी की सिफारिश से प्रयुक्त कारक, फसल की खेती में आने वाली लागत, फसल के लिए आपूर्ति एवं मांग की स्थिति, बाजार मूल्य प्रवृत्तियां, अंतर फसल मूल्य क्षमता, उपभोक्ताओं के लिए निर्भरता मुद्रास्फीति, पर्यावरण, मिट्टी तथा पानी के उपयोग, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तें। एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी द्वारा A2+FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। एमएसपी कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है। कोई भी किसान अधिकार के रूप में एमएसपी की मांग नहीं कर सकता। एमएसपी की गणना, कृषि लागत मूल्य एवं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस प्रत्येक फसल के लिए राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर 3 प्रकार की उत्पादन लागत की गणना करता है। नंबर 1 A2, इसमें किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर नगद एवं वस्तु के मूल्य के रूप में सीधे तौर पर किए गए सभी भुगतान लागत शामिल हैं। A2+FL, इसमें A2 के साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम यानी कि फैमिली लेबर अनुमानित मूल्य शामिल होता है। C2 यह एक व्यापक लागत है जिसमें A2+FL यानी लागत के साथ स्वामित्व वाली भूमि को अनुमानित किराए मूल्य, स्थिति पूंजी पर ब्याज, पट्टे पर दी गई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया शामिल है। सरकार का कहना है कि एमएसपी को अखिल भारतीय और औसत उत्पादन सीओपी से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय किया गया है, लेकिन इसकी इस लागत की A2+FL लागत के 1.5 गुना के रूप में गणना की जाती है।
खरपतवार और फसल उत्पादकता की हानि चर्चा में क्यों है? भारतीय बीज उद्योग महासंघ के अध्ययन के अनुसार खरपत के कारण प्रति एक वर्ष फसल उत्पादन में 92,000 करोड़ रुपए यानी 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि हो रही है। रिपोर्ट में इस बढ़ती समस्या को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित खरपतवार नियंत्रण रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय बीज भारतीय बीज उद्योग महासंघ फसाई का 40 सदस्यीय संघ जो भारत में अनुसंधान एवं विकास संचालित पादप विज्ञान उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। यह देश के कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करते हुए खाद, चारा और फाइबर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन में संलग्न है। फसाई प्रौद्योगिकी संचालित कृषि समाधानों को बढ़ावा देने के साथ साथ नुकसानों को कम करते हुए कृषि उत्पादकता में सुधार में भूमिका रहती है। यह अंतर्राष्ट्रीय बीज संघ यानी कि ISF और एशिया एवं प्रशांत बीज संघ APSA जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबंध है, जिससे इसकी वैश्विक पहुंच और समन्वय में वृद्धि हो रही है। खरपतवार क्या है? परिचय। खरपतवार आमतौर पर ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो कृषि या पारिस्थितिक संतुलन को बाधित करते हैं, जैसे नटग्रास, पोर्टिलाका, कॉमन काउचर और ल्यूकेन। विशेषताएं। ये फसलों और अन्य वनस्पतियों के साथ आक्रामक रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार विविध पर्यावरण परिस्थिति के प्रति अनुकूल क्षमता प्रदर्शित करते हैं, जिससे ये विभिन्न परिस्थितियों में विकसित हो जाते हैं। खरपतवार की वृद्धि तेजी से होती है, मुख्य रूप से बीजों, पिरकंदों या अन्य वनस्पति संरचनाओं के माध्यम से, जिससे उनका प्रसार आसान हो जाता है। खरपतवार के क्या लाभ हैं? वन्य जीवों के लिए आवास और भोजन। खरपतवार विभिन्न कीटों, पक्षियों और छोटे जीवों के लिए आवास और भोजन का स्रोत बनते हैं। ये द्वितीयक प्रजातियों के साथ पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करके जैव विविधता को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। औषधियों और पोषण संबंधी उपयोग। कुछ खरपतवारों में औषधीय गुण होते हैं। वे पारंपरिक चिकित्सक में प्रकृति उपचार के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए डिंडेलियन और नेटल जैसे पौधे अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाने जाते हैं। कुछ खरपतवार खाने योग्य भी होते हैं और भोजन के रूप में भी उपयोग किए जाने पर पोषक तत्व प्रदान करते हैं। प्राकृतिक परागण आकर्षित करने वाले कई खरपतवारों से ऐसे फूल उत्पन्न होते हैं जो मधुमक्खियों, तितलियों और अन्य लाभकारी कीटों जैसे कि परागणों को आकर्षित करते हैं। परागणकर्ताओं की आबादी का समर्थन करके खरपतवार अप्रत्यक्ष रूप से आसपास की फसलों और पौधों की उत्पादकता बढ़ाते हैं। उत्पादकता से कृषि का मूल्यांकन चर्चा में क्यों है? कृषि की सफलता के मापन के रूप में केवल उत्पादन के बजाय लोगों को पोषण देने की, आजीविका को बनाए रखने तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए ग्रह की रक्षा करने की इसकी क्षमता को महत्व दिया जाना आवश्यक है। कृषि संकेत क्या है? कृषि संकेतकों में कृषि प्रणालियों के स्वास्थ्य, प्रदर्शन और स्थिरता के बारे में जानकारी मिलती है। ये उत्पादकता, आर्थिक व्यवहार और पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक कारक को सहित कृषि के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने में मदद करते हैं। कुछ प्रमुख कृषि संकेत। फसल उपज। फसल उपज से तात्पर्य फसलों के लिए प्रयुक्त भूमि के प्रति इकाई उपज की मात्रा से है। पशुपालन। इसका आशय पशु उत्पादक जैसे मांस, अंडे हेतु पशुओं का पालन करना है। इनपुट दक्षता। इसका तात्पर्य सीमांत संसाधनों जैसे कि भूमि, जल, पोषक तत्व, ऊर्जा आदि का उपयोग करके उच्च मात्रा एवं गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना है। मृदा स्वास्थ्य। इसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता,
जड़ों की ऑक्सीजन की उपलब्धता, पोषक तत्व धारण क्षमता आदि शामिल है, जिससे निर्धारित होता है कि मृदा कितनी भी अच्छी तरह से कार्य कर सकती है। जल उपयोग दक्षता या जल की प्रति इकाई द्वारा उत्पादित बायोमास या अनाज के रूप में संग्रहित कार्बन की मात्रा को संदर्भित करता है। पोषण में कृषि सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि लोहा, जस्ता, विटामिन, फोलेट से आदि समृद्ध खाद्य पदार्थों के उत्पादन को ध्यान में केंद्रित करना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, परिशुद्ध कृषि, जैविक कृषि, कृषि वानिकी और संरक्षण जुताई जैसी तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि उर्वरकों और जीवाश्म ईंधन जैसे इनपुट को कम करने में मदद मिलने के साथ उत्सर्जन में कमी आती है। जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन, रोपण की स्थिति को समायोजित करने और जलवायु प्रतिरोधता फसल किस्मों का चयन करने एवं कृषि वानिकी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति कृषि अनुकूल को बढ़ाया जा सकता है। सतत कृषि के लिए सरकार की पहल क्या है? नंबर 1, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। नंबर 2, परंपरागत कृषि विकास योजना। नंबर 3, कृषि वानिकी उपाय मिशन। नंबर 4, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नंबर 5, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन। भारत के एफपीओ का वैश्वीकरण चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद ने भारत के किसान उत्पादक संगठनों की समस्याओं का विश्लेषण किया है और सुधार के सुझाव दिए हैं। आईसीआरईआर 1981 में एक प्रमुख भारतीय नीति अनुसंधान प्रबंध मंडल है, जो कृषि, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञता रखता है। एक कृषक उत्पादक संगठन क्या होता है? परिचय, यानी कि एफपीओ एक प्रकार का उत्पादक संगठन पीओ है, जिसके सदस्य किसान होते हैं। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एफपीओ के संवर्धन में सहायता प्रदान करता है। पीओ किसी भी उत्पादकों के संगठनों के लिए एक सामान्य नाम है, जैसे कृषि, गैर कृषि उत्पादक, शिल्पकारी उत्पादक इत्यादि। पीओ पीओ एक उत्पादक कंपनी है, एक सहकारी समिति है या अन्य विधिक रूप हो सकता है, जो सदस्यों के बीच लाभ हितलाभ को साझा करने का प्रावधान करती है। एफपीओ की आवश्यकता लघु और सीमांत किसानों का व्यापक विस्तार के लाभ प्राप्त करने में मदद करना, सामूहिक रूप से संवाद करने और उनकी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाना और उनकी आय को दुगना करना है। यानी कि आय को दुगना करना है और वैश्विक बाजारों में उनकी पहुंच को बढ़ाना है। यह एफपी का कार्य है। भारत में 86% किसान लघु और सीमांत किसान हैं। स्वामित्व एफपीओ का स्वामित्व उसके सदस्यों के पास होता है। यह उत्पादकों द्वारा तथा उत्पादकों के लिए एक संगठन है। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यह उत्पादकों के लिए उत्पादकों का एक संगठन है। एफपीओ क्या है? यह उत्पादकों द्वारा
उत्पादकों द्वारा और उत्पादकों का तथा उत्पादकों के लिए एक संगठन है एफपीओ। एफपीओ के विधिक स्वरूप। एफपीओ को निम्नलिखित के तहत पंजीकृत किया गया है। कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी है ये। भारतीय न्याय संहिता 1882 के तहत पंजीकृत लोक न्यास है। पीओ मापदंड सहकारी मापदंड सहकारी समितियां उत्पादक संगठन। इसका उद्देश्य क्या था? एकल उद्देश्य, मल्टी ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे। सदस्यता इसकी व्यक्ति एवं सहकारी समितियों में किसी भी व्यक्ति का समूह एवं वस्तुओं का सेवा उत्पादक। सहकारी नियंत्रण इसके हस्तक्षेप के विषय में अत्यधिक संरक्षित न्यूनतम वैधानिक आवश्यकताओं तक समिति। फिर आरक्षित निधि लाभ होना निर्मित किया जाता है, प्रत्येक वर्ष निर्मित किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं। विकसित भारत की संकल्प यात्रा पीएम किसान योजना चर्चा में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की संख्या 20% से अधिक की गिरावट आई है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कितने परसेंट गिरावट आई है? तो 20%, जो अप्रैल जुलाई 2020 में 10.47 करोड़ से घटकर 8.1 करोड़ हो गई है। यानी कि पहले 10.47 करोड़ थी, अब 8.12 करोड़ हो गई है। सरकार के सक्रिय उपायों के रूप में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शुरू किए गए संतृप्त अभियान ने 34 लाख किसानों को लाभार्थी की सूची में वापस जोड़ दिया गया है। इन्होंने जो ये अभियान चलाया उसमें 34 लाख किसानों को फिर से इस योजना में जोड़ दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है, इसका परिचय क्या है, ये देखते हैं। यह सरकार की योजनाओं को संतृप्त प्राप्त करने के लिए विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसके अंतर्गत पूरे देश में भारत के सभी ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें, शहरी स्थानीय निकाय आदि शामिल हैं। यह अभियान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों के संगठन और संस्थानों की सक्रिय के भागीदारी के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण को अपनाकर चलाया जा रहा है। इसके उद्देश्य क्या है? यह अभियान कमजोर लोगों तक पहुंच प्रदान करता है जो कि विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं, जिन्होंने इसका अभी तक कोई लाभ नहीं उठाया है। यानी कि इस योजना का मेन उद्देश्य यह है गरीब या शोषित वर्ग के किसानों के पास योजना का लाभ पहुंचाना जो कि इस योजना के पात्र हैं, जानकारी उपलब्ध करवाना और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि उनको अवगत कराना है कि ये योजना होती क्या है। व्यक्तिगत आख्यानों और अनुभवों को साझा करने के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त और तथा प्रत्यक्ष जुड़ाव है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन करना है। क्या है? परिचय। इस देश के किसानों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इसका संचालन दिसंबर 2018 से शुरू हुआ है। इसके वित्तीय लाभ क्या हैं? वित्त इसके वित्तीय लाभ क्या हैं?
इसके प्रत्येक 4 महीने में 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी मोड के माध्यम से देश भर में किसानों को परिवार के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि 2,000 रुपए पर किस्त के हिसाब से इसमें हस्तांतरित किया जाता है। इसकी प्रत्येक इसके तहत प्रत्येक 4 महीने में 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी मोड के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है। योजना का दायरा। इस योजना के प्रारंभ में 2 हेक्टेयर भूमि वाले छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए यह योजना थी। स्मॉल एंड मीडियम फार्मर एसएमएफ के लिए थी, किंतु सभी भूमि धारक किसानों को लाभ प्रदान करने हेतु योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसे बढ़ाकर क्या कर दिया, सभी के लिए कर दिया। पहले हमारी 2 हेक्टेयर के किसानों के लिए थी, अब बढ़ाकर कितने के लिए कर दिया, सभी के लिए कर दिया। वित्त पोषण और कार्यान्वयन। यह भारत सरकार के 100% वित्त पोषण प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि किसान सम्मान निधि का जो क्रियान्वयन किया जाता है किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो वह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद में छोटे व सीमांत किसानों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। यानी कि सीमांत व बड़े किसानों की सभी की वित्तीय आपूर्ति को पूर्ण करना इस योजना का मेन उद्देश्य है। अमुक व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें साहूकारों के चुंगल में फंसने से बचाना है तथा कृषि गतिविधियों में उनकी निरंतरता को सुनिश्चित करना है। पीएम किसान मोबाइल ऐप ये एक एप्लीकेशन है। इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहायता से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया या डिजाइन किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐप पीएम किसान मोबाइल ऐप इस किसके द्वारा या किसकी सहायता से विकसित किया गया है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित तथा डिजाइन किया गया है। वास्तविक रूप में सत्यापन की व्याख्या। योजना में निर्धारित पूर्वाधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 5% लाभार्थियों का अनिवार्य रूप से वार्षिक सत्यापन किया जा रहा है। मनरेगा योजना के तहत कार्यान्वित तकनीकी नवाचार चर्चा में क्यों है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत के कमजोर वर्ग को कल्याणकारी लाभों से वंचित करने तथा महात्मा गांधी गारंटी योजना ग्रामीण योजना अधिनियम मनरेगा के तहत मजदूर भुगतान में देरी के लिए प्रौद्योगिकी विशेष रूप से आधार के उपयोग से संबंधित चिंताओं का उत्तर दिया है। इन चिंताओं के संदर्भ में मंत्रालय ने मनरेगा के तहत कई तकनीकी नवाचारों को प्रकाश डाला है, जिसका उद्देश्य इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता दक्षता को बढ़ाना है। अब क्वेश्चन है, मनरेगा क्या है, इसका परिचय। वर्ष 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी कार्यक्रम में से एक है। यह योजना किसी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने हेतु एक गारंटी योजना प्रदान करती है।
इस योजना द्वारा प्रतिभागी वैधानिक न्यूनतम वेतन अर्जित करने हेतु सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य संबंधी रोजगार में नियोजित किए जाते हैं। मनरेगा की वर्तमान स्थिति। इसके तहत वर्तमान में 14.32 करोड़ जॉब कार्ड पंजीकृत हैं, जिनमें 68.22 सक्रिय जॉब कार्ड हैं। इसमें कुल 2.25 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से कि 5683 सक्रिय हैं। कार्यान्वित तकनीकी नवाचार। आधार एकीकरण। मजदूरी रोजगार के लाभार्थियों को वेतन का भुगतान एपीबीएस के माध्यम से किया जाता है। यानी कि मजदूरों का भुगतान किसके माध्यम से किया जाता है? एपीबीएस के माध्यम से किया जाता है। हाल ही की चिंताओं के अनुसार कुल पंजीकृत श्रमिकों में 34.8% और सक्रिय श्रमिकों में से 12.7% अभी भी एपीबीएस के लिए अयोग्य हैं तथा उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। क्या है? एपीबीएस केवल तभी लागू होता है जब कोई पंजीकृत लाभार्थी मजदूर रोजगार के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, लाभार्थियों को सीधे वेतन भुगतान करने के लिए वित्त वर्ष 16-17 में NEFMS पेश किया गया था। 99% से अधिक वेतन भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक डाकघर खातों में जमा किया जाता है। NMMS के माध्यम से रियल टाइम निगरानी, राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग, जॉब कार्ड अद्यतनीकरण, ड्रोन द्वारा निगरानी की जाती है। ई प्रौद्योगिकी द्वारा फसल डेटा संग्रहण में सुधार चर्चा में क्यों है? हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों में कृषि उत्पादन अनुमानों में सुधार और डेटा सटीकता बढ़ाने के लिए डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण DGCES डिजिटल फसल सर्वेक्षण संशोधित कार्यक्रम को तेजी से अपनाने के साथ इसे लागू करने का आग्रह किया है। इसका उद्देश्य कृषि सांख्यिकी सटीकता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बढ़ाना है, जिससे नीति निर्माण, व्यापार एवं कृषि नियोजन में मदद मिलेगी। फसल डेटा संग्रह को बेहतर बनाने के लिए शुरुआत की गई नई पहलों क्या है? डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण। यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो फसल की पैदावार का आकलन करने और भारतीय कृषि पद्धति को बेहतर करने के लिए एक मोबाइल ऐप वेब पोर्टल आधारित है। इसका उद्देश्य देश भर में सभी प्रमुख फसलों के लिए वैज्ञानिक रूप से विकसित किए गए फसल कटाई अनुप्रयोग के आधार पर उपज की गणना करना है। इसमें पारदर्शिता सटीकता को बढ़ाने के लिए जीपीएस, सक्षम फोटो कैप्चर, स्वचालित फोटो प्लांट चयन और जियो डेफरेसिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण यह एक प्रौद्योगिकी संचालित पहल है। इसे डिजिटल माध्यमों के विस्तार में सटीकता फसल डेटा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य फसल क्षेत्र अनुमान और अन्य संबंधित कृषि सांख्यिकी की सटीकता को बढ़ाना है। मुख्य विशेषताओं में शामिल है जियो टैगिंग डेटा। क्या होता है? फसल के भूखंडों को सटीक स्थानों का रिकॉर्ड करने के लिए जियो टैगिंग का उपयोग करता है, जिसे सटीक क्षेत्र माप सुनिश्चित करता है। डिजिटल दस्तावेजीकरण डेटा संग्रह के लिए डिजिटल टूल प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, जिसमें मैनुअल तरीके पर निर्भरता कम होती है। रियल टाइम अपडेट फसल क्षेत्र के संदर्भ में लगभग रियल टाइम सूचना जानकारी प्रदान करता है। रियल टाइम सूचना प्रदान करता है जिससे समय और सटीकता आकलन संभव को प्राप्त है।
संशोधित फसल कार्यक्रम आरक्षित कृषि मौसम विज्ञान और भूमि सुधार आधारित टिप्पणियां का उपयोग करके कृषि उत्पादन और पूर्वानुमान लागत और प्रमुख फसलों के लिए सटीक फसल मानचित्र क्षेत्र अनुमान तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी लाभ उठाना है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मालिनोविस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र नियमित रूप से प्रमुख फसलों के लिए जिला राज्य राष्ट्रीय स्तर पर फसल पूर्वानुमान तैयार करता है। कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल फसल उत्पादन बाजार के रुझान मूल्य निर्धारण और अन्य महत्वपूर्ण कृषि आंकड़ों पर लगभग वास्तविक समय की जानकारी के लिए केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न स्रोतों पर प्राप्त आंकड़ों परस्पर सत्यापन की गई अनुमानित देता जिससे कि सुदृढ़ संख्या की सुनिश्चित होती है। उपज पूर्वानुमान मॉडल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उपज पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान सहित विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है। पर्यवेक्षण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा फसल कटाई प्रयोग के पर्यवेक्षण को बढ़ाने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वित मंत्रालय के साथ मिलाकर कार्य करता है। फसल संबंधी आंकड़े एकत्र करने हेतु नए तंत्र की क्या आवश्यकता है? वास्तविक समय निगरानी, पारंपरिक विधियां, फसल की स्थिति